Hello, so we'll start from where we had left yesterday. We are studying nationalism in India. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belongings. New symbols and icons, new songs and ideas forged new link and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did the consciousness emerge in India? In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti colonial movement. People began discovering their unity in processes of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effects of colonialism differently, their experiences were varied, and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge very easily without any conflict. तो जैसे मैंने बताया कि यूरोप में रिवोल्ट के बाद में, खास करके फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, एशियन कंट्रीज़ में भी लोग अपने आप को एक नेशन स्टेट में देखना चाहते थे. नेशन स्टेट मतलब वह देश जो खुद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से गवर्न होता हो. तो इंडिया में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को एकजुट करने की कोशिश की गई. देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेज़ों के अत्याचार लोग अभी तक सह रहे थे. उनके अपने अनुभव अलग अलग थे, उनकी अपनी स्ट्रगल्स थी. इन सभी स्ट्रगल को एकत्रित करना, इसको यूनाइट करना इतना आसान भी नहीं था. इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from 1920 and study the non-cooperation and civil disobedient movement. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of the people. तो इस किताब में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस किताब में हम 1920 से आगे जो नेशनल की जो स्ट्रगल है, इंडियन नेशनलिज्म की जो कहानी है, 1920 से आगे पढ़ने जा रहे हैं. तो इस चैप्टर में खास करके नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में, और किस प्रकार से अलग अलग ग्रुप ने नॉन कोऑपरेशन में हिस्सा लिया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हिस्सा लिया, और उनकी कल्पना क्या थी, उनकी उम्मीदें क्या थी इस मूवमेंट से. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन के बारे में. द ईयर 1919, 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? 1919 से पहले जो कांग्रेस की जो मूवमेंट्स थी वह केवल शहरों तक की सीमित थी. उनका मेन मकसद था जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको किस प्रकार से नौकरी दिलाया जाए, काउंसिल इलेक्शंस में इंडियंस के लिए किस प्रकार से और सीट बढ़ाई जाए. आज़ादी इनका मकसद नहीं था.
वैसा भी होम रूल का डिमांड था। होम रूल मतलब अंग्रेजों के छत्र छाया में भारत की सरकार, यानी पूरी तरह से हमारी भारत की सरकार नहीं रहेगी, भारतीय लोग सरकार चलाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जो देख रेख करेगा वह है अंग्रेज या अंग्रेज की महारानी। तो 1919 के बाद में जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस में एंटर किया, पॉलिटिक्स में एंटर किया, उन्होंने पूरे देश का दौरा लगाया और पाया है कि भारत देश में अधिकतर तो गांव हैं, गांव के वासियां हैं, शहर तो बहुत कम हैं। और अगर हम अंग्रेज को यहाँ से भगाना चाहते हैं तो हमें एक मास मूवमेंट करना ज़रूरी है। इस मास मूवमेंट को करने के लिए हमें गांव के लोगों को शामिल करना ज़रूरी है। गांव के लोगों को शामिल करने के लिए उनकी समस्याओं को हल करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से पहले गांधी जी ने गांव की जो समस्या थी, जो किसान थे, उनकी समस्याओं को लेकर आंदोलन करी। चौरी जो जो गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, या जो मिल वर्कर्स थे उनके आंदोलन लेकर। तो इस प्रकार से जो आम लोग थे, मजदूर लोग थे, किसान लोग थे, इनके लिए पहले उन्होंने आंदोलन लड़ी और इन्हें अपने में शामिल किया, कांग्रेस में शामिल किया, और इस प्रकार से बात को आगे बढ़ाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये क्या पॉलिटिकल सिचुएशन था, ये क्या इकोनॉमिक सिचुएशन था? कौन से वॉर की बात कर रहे हैं यहाँ पर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया को मजबूरन शामिल होना पड़ा, क्योंकि इंडिया के ऊपर अंग्रेज लोग राज कर रहे थे। अंग्रेज इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हम अंग्रेज के कॉलोनीज थी। तो अंग्रेज के बिहाफ इंडिया को भी इस वॉर में घुसना पड़ा, अपने सोल्जर्स भेजने पड़े। तो हमें भी इसकी जो कष्ट है, इसकी जो तकलीफ़ है, जो महामारी है, महंगाई है, उसका हमें भुगतान करना पड़ा। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by war loans and increasing taxes. Customs duties were raised and income tax introduced. Through the war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918. तो इंडिया जब वॉर में शामिल हुआ तो अपने जो डिफेंस एक्सपेंडिचर वो बढ़ गए, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को आर्मी में रिक्रूट करना पड़ा, उनकी सैलरी, उनके यूनिफॉर्म, उनके लिए हथियार, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इसके लिए कर्ज लिया गया। ये कर्ज कौन चुकाएगा? भारतीय नागरिक चुकाएंगे। कैसे चुकाएंगे? अधिक टैक्स देकर। तो 1913 से लेकर 1918 में जो महंगाई बढ़ी, कीमतों के दाम लगभग 2 गुना हो गए, leading to extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers, and forced recruitment in rural areas caused widespread anger. तो सोल्जर्स कहाँ से आएंगे? शहर में तो लोग बहुत कम थे। शहर के जो लोग थे, अगर वो ज्वाइन करेंगे तो ऑफिसर बनेंगे। यहाँ पर तो अपने को सैनिक चाहिए जो युद्ध के फ्रंट पर जाकर लड़ाई करे। तो ये कहाँ से आएंगे? तो ये आएंगे गांव से। तो गांव के लोग को जबरन, गांव के जो हट्टे कट्टे नौजवान मर्द थे, फौलाद मर्द थे, उनको रिक्रूट किया गया आर्मी में और ज़बरदस्ती उन्हें वॉर फ्रंट पर भेज दिया गया, जिससे लोग काफ़ी नाराज थे। देन इन 1918, 1919 and 1920-21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortages of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 billion people perished as a result of famines and epidemic. एक तो वॉर, जंग, और जंग खत्म होते ही
उसके ऊपर से भूखमरी। भूखमरी कैसे? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्रॉप फेलियर हुआ। क्रॉप फेलियर हुआ तो हुआ, अनाज तो नहीं उगे थे। ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था, ये मैन मेड डिज़ास्टर था। मैन मेड डिज़ास्टर के अलावा एक नेचुरल डिज़ास्टर था जो कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसे आज हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। उस ज़माने में बिल्कुल ऐसे ही जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है आज, उस ज़माने में भी 100 साल पहले, बराबर 100 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। कोविड-19 तो कोविड-19 2019 में हुआ था। 1919 में भी एक ऐसा ही एक बीमारी थी जिसकी वजह से लगभग 12 से 13 मिलियन लोग भूखमरी की वजह से और इस बीमारी की वजह से मारे गए थे। तो लोगों को क्या लगा, इन सब की जड़ जो है वो अंग्रेज है। अगर अंग्रेज को यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. तो ऐसे मोड़ पर एक नए नेता उभरे। नए नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। और उन्होंने एक नया ही तरीका दिखाया है युद्ध करने का, जो कि जिसमें हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाता, हिंसा इस्तेमाल नहीं किया जाता, अहिंसावादी से सत्य के राह पर चलकर ये जंग लड़ी जा सकती थी। The idea of सत्याग्रह। महात्मा गांधी returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought against the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called Satyagraha. The idea of Satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, a Satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. People, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. So, what is Satyagraha? Satyagraha is the insistence on truth without the use of force, without the use of violence. It is trying to convince the oppressor of the just demands of the oppressed. इसमें कोई बदला नहीं लिया जाता, केवल जो अत्याचारी है उसको जताते हैं कि वह जो कर रहा है वो सही नहीं है। उसे जताने का तरीका क्या है? उसे भी सच्चाई का दर्पण दिखाना, सच्चाई का आईना दिखाना कि जो वह कर रहा है या वह कर रहे हैं वह गलत है, और जो सत्याग्रही के जो डिमांड है वह गलत नहीं है। महात्मा गांधी को लगा इस धर्म से, इस तरह से वह अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट in various places. In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. चंपारण बिहार में ये जो प्लांटेशन सिस्टम था, यहाँ पर जो प्लांटेशन ओनर्स थे, ये ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियंस थे, इनके पास सैकड़ों एकड़ से ज़मीन हुआ करती थी, और इसके लिए वह बंधवा मजदूर, जो मजदूर थे उसके पूरे परिवार को, हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे, इनको वह काम पर लगा दिया करते थे।
और इन्हें प्लांटेशन पर पूरे साल भर काम करना पड़ता था बगैर छुट्टी के। ये अपने घर नहीं जा सकते थे, प्लांटेशन छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। तो महात्मा गांधी ने इन लोगों को अपने आज़ादी के लिए उकसाया। उनको बताया कि उन्हें बॉन्डेड लेबर्स बनना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उनको साल भर के लिए काम करना है। जब तक का उनको काम करना है वो काम कर सकते थे, जब चाहे वो अपना काम छोड़कर जा सकते हैं। तो चंपारण में ये प्लांटेशन वर्कर्स के साथ में महात्मा गांधी ने उनके लिए एक आंदोलन किया और वहाँ के गवर्नर को कन्विंस किया कि इन मज़दूरों को भी जब उनको छुट्टी चाहिए तो उनको छुट्टी मिलना चाहिए। जब वह अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उन्हें घर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। Then in 1917, he organized a satyagraha to support the peasants of Kheda district in Gujarat. Affected by crop failure and plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding their revenue collection be relaxed. तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है, पहले तो चंपारण में आंदोलन किया, वहाँ पर उनको उपलब्धि मिली। चंपारण के बाद में महात्मा गांधी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के जो किसान थे, इन किसानों ने अंग्रेज़ों से पैसे उधार में लिए थे, ये उम्मीद से कि जब फसल आएगी, फसल की जब कटाई होगी, उसको बेचकर वह पैसे चुका देंगे। लेकिन इस बार फसल ठीक से नहीं उगा और उनके पास पैसे चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उधार चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। तो वह चाहते थे कि सरकार उन्हें कुछ राहत दे। तो महात्मा गांधी ने इस डिमांड के लिए अंग्रेज़ों के साथ में आंदोलन करके इन्हें इनका ये अधिकार, ये हक इनको दिला दिया। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers. तो पहले तो उसने किसानों का सपोर्ट जीत लिया, किसानों के लिए लड़कर, किसानों के लिए आंदोलन कर कर उन्हें शामिल कर लिया देश की लड़ाई में। फिर उनका अगला टारगेट था मज़दूर, जो कि बहुत बड़ी संख्या थी। तो अहमदाबाद के मज़दूर को ऑर्गेनाइज़ करके उनके लिए भी, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उनको बेटर पे स्केल मिलना चाहिए, उनके वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, उनको वर्किंग आवर्स में रिडक्शन होना चाहिए, ऐसे डिमांड्स भी उनके फुलफ़िल कराया, उनके डिमांड्स को पूरे कराया। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो बिहार चंपारण वहाँ पर आंदोलन किया, फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, फिर अहमदाबाद। इस प्रकार से इन 3 जगह सफलता प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने सोचा कि अब हम एक बड़े पैमाने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस वक्त क्या हुआ, सरकार ने देखी जब कांग्रेसी जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा कर रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए एक नया किस्म का एक्ट, एक नया किस्म का कानून वह लागू करने वाले थे या लागू कर दिया था। इस कानून का नाम था द रोयलैट एक्ट। Emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violence, civil disobedience against such unjust laws, which would start with a हड़ताल on 6th of April. तो रोयलैट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो किसी भी स्वतंत्रवादी को या किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करवा सकता था। ना कोई वारंट होगा, ना कोई तहकीकात होगी, ना कोई केस होगा, सीधा गिरफ्तारी होगी और इन्हें सज़ा हो जाएगी और इनके जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो जब्त कर लिए जाएंगे।
तो महात्मा गांधी ने सोचा कि हम 6 अप्रैल को इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, इनके खिलाफ हड़ताल करेंगे। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड shops closed down. Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on the nationalists. तो जब बहुत बड़े पैमाने पर हड़ताल होने लगे तो अंग्रेज सरकार घबरा गई। उनको क्या लगा, ये हड़ताली जो है, जो हड़ताल कर रहे हैं, जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, वह नुकसान पहुंचा सकते हैं, सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किस प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं? जो तार होते हैं, टेलीग्राफ के जो लाइंस होते हैं, टेलीफोन्स के जो लाइन हो सकते हैं, उसको डिस्टर्ब कर, उसको तोड़ सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दुकानों पर पथराव कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनको रोकने का एक तरीका है, इनके ऊपर भारी भरकम तरीके से पुलिस से कार्रवाई करवाई जाए। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। तो सरकार ने क्या किया, जो लोकल, जो स्थानीय जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। इन स्थानीय नेता को गिरफ्तार कर लिया और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से मनाही कर दी गई। On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post office and railway station. फिर 10 अप्रैल को क्या हुआ, पुलिस ने क्या करी, जो ये सत्याग्रही थे, जो ये आंदोलन कर रहे थे, इनके ऊपर गोलाबारी चालू कर दी। कई शहरों में देखो आपको गोलीबार चौक ये नाम मिलेगा। ये गोलीबार चौक वही चौक है जहाँ पर आंदोलन करने वाले जो सत्याग्रही थे उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। तो 10 अप्रैल को अमृतसर में ऐसे ही कुछ सत्याग्रही के ऊपर पुलिस ने फायरिंग कर दिया, जिससे लोग बौखला गए। वह तबाही तोड़फोड़ करना चालू कर दिए, मारापीटी करना चालू कर दिए, बैंक्स को जला दिया, पोस्ट ऑफिस को जला दिया, रेलवे स्टेशन जला दिया। तो इसको देखते एक मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री के हाथ में कानून दे देना। मिलिट्री जो है वो आगे पीछे सोचता नहीं है, पहले कार्रवाई करता है, बाद में सवाल पूछता है। तो ऐसे ही मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। जनरल डायर के हाथ में सत्ता आ गई। पंजाब चंडीगढ़ की जो गवर्नेंस थी वो जनरल डायर ने कमान संभाल लिया। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक ओवर द कमांड। ऑन 13th April, the infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जलियांवाला बाग कब हुआ? 13th April 1919 में। On that day, large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग क्या था? एक मैदान था जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी और यहाँ पर केवल एक ही रास्ता था जहाँ से लोग आ जा सकते थे। तो some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual बैसाखी fair. तो लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए थे? कुछ लोग तो प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जो नेता थे, नेताओं ने बताया कि हमको ये जो मार्शल लॉ है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, रोलैट एक्ट है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, हमारे जो नेता जो है इनको गिरफ्तार किया उनको रिहा करवाना है। तो इनकी बातों में आकर कुछ लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। जैसा हमारे यहाँ पर कस्तूरजन पार्क ग्राउंड है, कस्तूरजन पार्क मैदान है। जब कोई नेता आता है, बड़ा नेता आता है, तो उनकी जो रैलीज वगैरह जो होती है, उनका जो भाषण होता है वो केपी ग्राउंड में होता है। वैसे ही जलियांवाला बाग में कांग्रेसी नेताओं की लेक्चर थी, भाषण थी। तो कुछ लोग ये भाषण अटेंड करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ लोग बेचारे गांव से आए थे बैसाखी फेस्टिवल के लिए। जो बैसाखी का जो मेला भरता है, देखो अभी
कटाई हो चुकी थी, इनके पास पैसा था, तो लोग पैसा खर्च करने के लिए मेले में आते हैं। वैसे ही बैसाखी का मेला था, एक प्रकार का त्यौहार था, हर्षोल्लास का माहौल था, तो लोग इस माहौल में शामिल होने के लिए आए थे। Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the only exit point, and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of the Satyagrahis a feeling of terror and awe. तो जनरल डायर आए यहाँ पर, जो लोग इकट्ठा थे, तो जो एग्जिट पॉइंट्स था वहाँ पर उन्होंने अपने सैनिकों प्लेस किया और उन्हें फायरिंग करने की आदेश दे दिया। उसका मकसद क्या था? जनरल डायर के मकसद क्या था? इन लोगों के मन में अंग्रेज के प्रति डर बैठाना कि अगर तुम अंग्रेज के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा ऐसा हाल हो सकता है, तुम्हारा ऐसा हर्ष हम कर सकते हैं। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police and attacks on government buildings. लेकिन जब जलियांवाला बाग का जो खबर बाकी देशवासियों के पास पहुंची तो लोगों ने सड़क पर आना तय कर लिया। नॉर्थ इंडिया में खास करके यहाँ के जो शहर है, गांव हैं, यहाँ पर लोग हड़ताल करने लग गए। पुलिस के साथ में मुठभेड़ हुई, मारापीटी हुई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक कर दिया गया। तो अपना गुस्सा प्रकट करने का एक नया तरीका इनको दिखाई दिया और वो था हिंसा वाला। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। तो गवर्नमेंट भी कुछ कम नहीं थी, गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सत्याग्रही को ज़मीन पर अपनी नाक रगड़ने लगाया। क्यों? उनको ह्यूमिलेट करना, उनको इंसल्ट करने के लिए। Crawl on the streets and do salam, salute to all sahibs. People were flogged and villages around Gurjanwala in Punjab, now in Pakistan, were bombarded. Seeing violence spread, महात्मा गांधी called off the movement. जब महात्मा गांधी का मेन मकसद क्या था? अहिंसा, सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी ने देखा कि यहाँ तो हिंसा हो रहा है, उन्होंने अपने मूवमेंट को वापस बुलवा लिया। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to the cities and towns. तो जो रोलैट सत्याग्रह था ये अभी भी केवल शहरों तक का ही सीमित था। महात्मा गांधी now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement can be organized without bringing the Hindus and the Muslims closer together. तो महात्मा गांधी ने देखा कि जो आंदोलन जो हो रहे थे वो केवल शहरों में हो रहे थे, तो उसको लगा कि अगर हमें गांव को इकट्ठा करना, एकजुट करना है, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई भी मुठभेड़ नहीं होना चाहिए। मुस्लिम और हिंदू दोनों ने मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। One way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of the Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, टर्की जो था वो इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की हार हो जाती है। तो एक ऐसी अफवाह फैली थी कि ब्रिटिश सरकार जो है वह जो खलीफ है, जो टर्की का जो राजा है, उसके ऊपर बहुत ही हार्श पेनल्टी लगाने वाले हैं। और ये खलीफ जो था ये पूरे मुस्लिम्स वर्ल्ड के जो पूरे मुस्लिम्स है वो उनके रिलीजियस हेड थे। जैसे रोमन कैथलिक चर्च के रिलीजियस हेड होते हैं पोप, उसी प्रकार से मुस्लिम के जो
रिलीजियस हेड होते हैं वो खलीफ थे। टू डिफेंड द खलीफ्स टेम्पोरल पावर्स अ खिलाफत कमिटी वॉज formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action against the issue. तो एक खिलाफत कमेटी बनाई गई अंग्रेज को उनके निर्णय पे ना पहुंचने के लिए, या उन्होंने जो निर्णय लिया था खलीफ के खिलाफ कार्रवाई करने का उसको वापस लेने के लिए। इंडिया में और इंडिया जैसे देशों में जहाँ पर अंग्रेज सरकार चल रही थी वहाँ पर एक मूवमेंट लॉन्च किया गया। इंडिया में मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों भाई थे, इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। तो ये गांधी जी को अप्रोच किए कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, क्या आप हमारे आंदोलन में हमारा साथ दे सकते हैं क्या। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स under the umbrella of a united national movement. At Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced the other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of the Khilafat as well as for Swaraj. तो गांधी जी को ये लगा कि एक अच्छा मौका है वापस से हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का। हिंदू और मुस्लिम कब यूनाइट हुए थे? वॉर ऑफ 1857 में। वॉर ऑफ 1857 में हमने देखे थे कि हिंदू और मुस्लिम ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसा ही एक और एक मौका गांधी जी को मिला ये खिलाफत मूवमेंट का। तो जो कांग्रेस की जब बैठक हुई थी कलकत्ता में सितंबर 1920 में, तो वहाँ के कांग्रेसी नेता को गांधी जी ने कन्विंस किया कि हम सत्याग्रह और खिलाफत ये दोनों मूवमेंट में एक साथ हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर हम लड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग बन चुकी थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक प्रकार से डिवीजन हो गया था। तो इनको यूनाइट करने का ये एक अच्छा मौका था। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हम मुस्लिमों का साथ देते हैं। तो कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी बनकर उभरेंगी और सत्याग्रह में मुस्लिम का भी सपोर्ट उनको मिल जाएगा। तो आज हम यहीं तक का पढ़ते हैं। आगे जो नॉन कोऑपरेशन है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों लिया गांधी जी ने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों करवाया, इसके बारे में हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे।